फर्ज करें कि हमें बोरॉन ट्राइफ्लोराइड BF3 और पानी के दरमियान रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। तो इस BF3 के हर मोल के लिए हमारे पास पानी के 3 मॉलिक्यूल्स लिक्विड हालत में होंगे और ये अभी इक्विलिब्रियम में है। ये रिएक्शन हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के 3 मोल्स के साथ आगे और पीछे यानी फॉरवर्ड और बैकवर्ड होता रहेगा। ये एक्वस हालत में मौजूद है यानी पानी में डिसॉल्व्ड है या घुला हुआ है। और अगर ये डिसॉल्व ना हुआ होता, अगर ये सॉलिड हालत में होता तो आप इसे हाइड्रोजन फ्लोराइड कहते। अगर ये पानी में है तो आप इसे हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कहेंगे। उम्मीद है कि हम मुस्तकबिल में इन नामों के बारे में तफसील से बात करेंगे। खैर, तो यहाँ साथ में बोरिक एसिड भी होगा, तो प्लस बोरिक एसिड का 1 मोल। ये भी पानी में घुला हुआ है, लिहाजा ये भी एक्वस हालत में मौजूद है। तो अब इस सूरत हाल में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? अब आप शायद कहेंगे कि ये करना तो बहुत आसान है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए आप सिर्फ ये सीधे हाथ की जानिब मौजूद चीजों को लेंगे। मैं इस रिएक्शन को दोनों तरफ लिख सकती हूँ, लेकिन फर्ज करें कि आप यहाँ सीधे हाथ की जानिब वाला रिएक्शन ले रहे हैं और फर्ज करें कि ये हाइड्रोफ्लोरिक एसिड की कंसंट्रेशन पर मुनस्सर करता है या हाइड्रोफ्लोरिक एसिड की मोलारिटी पर पावर 3 के साथ, यानी HF3 जिसका पावर होगा 3 और बोरिक एसिड की कंसंट्रेशन पर। यहाँ आप पावर 3 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इस रिएक्शन को इस जानिब अमल में आने के लिए आपके पास हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के 3 मॉलिक्यूल्स होना जरूरी है और साथ में बोरिक एसिड का 1 मॉलिक्यूल होना जरूरी है। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दरअसल रिएक्शन के अमल में आने या इन मॉलिक्यूल्स के एक ही जगह पाए जाने के इम्कान की तरफ इशारा करता है। अब या तो प्रोडक्ट वाली तरफ या फिर रिएक्टेंट वाली तरफ, यकीनन आप इसे कांस्टेंट के साथ एडजस्ट कर सकते हैं और बुनियादी तौर पर होता भी यही है। अब या तो प्रोडक्ट वाली तरफ या फिर रिएक्टेंट वाली तरफ, ये सब मुनस्सर करता है कि आप इस इक्वेशन को किस सिमत में देख रहे हैं। इसको हम डिवाइड करते हैं बोरॉन ट्राइफ्लोराइड की मोलारिटी से, ज़रबे पानी की मोलारिटी जिसका पावर है 3 से, यानी इससे। तो यूं हम इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल लेंगे। अब मैं आपसे कहूंगी कि आप पानी की मोलारिटी भी मालूम करें। पानी की क्या कॉन्सेंट्रेशन है? याद रहे कि कॉन्सेंट्रेशन मोल्स पर वॉल्यूम को कहा जाता है, लेकिन इस सूरत में क्या हो रहा है, मैं बुनियादी तौर पर थोड़ी सी बोरॉन ट्राइफ्लोराइड गैस पानी में डाल रही हूँ, तो इसके नतीजे में एक्वस एसिड बन रहा है। ये दूसरे मॉलिक्यूल्स मुकम्मल तौर पर पानी में डिसॉल्व हो रहे हैं। तो यहाँ पर सॉल्वेंट क्या है? यहाँ सॉल्वेंट पानी है। यहाँ पानी ज्यादा मिकदार में मौजूद है, तो इसी तरह शायद ये रिएक्शन अमल में आ रहा हो। लेकिन अगर आप वाकई में पानी की कॉन्सेंट्रेशन मालूम करना चाहते हैं तो पानी तो भाई हर जगह मौजूद है। मेरा मतलब है कि आप कह सकते हैं कि यहाँ तो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड भी है, लेकिन ये पानी यहाँ अच्छी खासी मिकदार में मौजूद है। और अगर आप इसके बारे में इम्कानाती नुक्ता नज़र से सोचते हैं तो आप कहेंगे कि ठीक है भाई, इस रिएक्शन को आगे अमल में आने के लिए मुझे बोरॉन ट्राइफ्लोराइड के मॉलिक्यूल को एक मखसूस वॉल्यूम में तलाश करने की ज़रूरत होगी और इसे इसी मखसूस वॉल्यूम में 3 पानी के मोल्स की भी जरूरत होगी। लेकिन आप कहेंगे कि अरे यहाँ तो हर जगह पानी है, बल्कि सॉल्वेंट ही पानी है। तो इस चीज के लिए मुझे सिर्फ बोरॉन फ्लोराइड की कंसंट्रेशन के बारे में फिक्र करने की जरूरत है। आप कह सकते हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन रेट मुनस्सर करता है फॉरवर्ड कांस्टेंट सिर्फ बोरॉन फ्लोराइड की कंसंट्रेशन के। पानी तो भाई हर जगह होता है, आपको इसे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। यानी यहाँ डिनोमिनेटर में आप सॉल्वेंट नहीं डालेंगे, तो इसका सही जवाब होगा कि आप सिर्फ वो चीज यहाँ पर डालेंगे जो कि सोल्यूशन में डिसॉल्व हुई होगी, चूंकि वाज़ेह तौर पर कंसंट्रेशन दरअसल हर चीज के लिए मानी नहीं रखती। अगर आप इम्कानी नुक्ता नजर से सोचें तो ये चीज मानी खेज होगी कि हम पानी की कंसंट्रेशन नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ तो हर जगह पानी ही मौजूद है। अगर आप कहें कि ठीक है, हमारे फ्लूइड के कम वॉल्यूम में पानी होने का क्या इम्कान है, तो ये 1 होगा। यानी कि आप इस कंसंट्रेशन को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप 1 से जिसको भी मल्टीप्लाई करेंगे जवाब तो यही आएगा।
अब आपका मंदरजा झेल रिएक्शन के बारे में क्या ख्याल है? कोई भी इक्विलिब्रियम जहां आपके पास मैटर मुख्तलिफ हालतों में मौजूद हो तो वो इक्विलिब्रियम हेट्रोजेनस इक्विलिब्रियम कहलाता है। फर्ज करें मेरे पास पानी गैस की शक्ल में मौजूद है जो कि दरअसल भाप है। अब इस दफा पानी सॉल्वेंट नहीं होगा और साथ मेरे पास कार्बन भी सॉलिड शक्ल में मौजूद है। अब फर्ज करें कि ये गैस की शक्ल में मौजूद हाइड्रोजन और गैस की शक्ल में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इक्विलिब्रियम में मौजूद है। ये हेट्रोजेनस इक्विलिब्रियम है क्योंकि यहाँ आपके पास ये चीजें दो मुख्तलिफ शक्लों में यानी गैस की शक्ल में और सॉलिड की शक्ल में मौजूद है। और सॉलिड की तारीफ के मुताबिक सॉलिड कभी भी गैस में या सोल्यूशन में या कोलॉइड या सस्पेंशन में घुल नहीं सकता है, लेकिन यहाँ हम सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो तारीफ के मुताबिक अगर ये सॉलिड शक्ल में मौजूद है तो ये घुल नहीं सकता या डिसॉल्व नहीं होगा। अगर ये डिसॉल्व हो जाता तो हम यहाँ एक्वस लिखते क्योंकि तब ये एक्वस सोल्यूशन में मौजूद होता। तो अगर आप फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करें तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन अब किस पर मुनसर करेगा? यहाँ ये सॉलिड ये बड़ा सा कार्बन का ब्लॉक बैठा हुआ है, यहाँ ये कार्बन का क्यूब मौजूद है, यहाँ भाप है और यहाँ इसके चारों तरफ पानी की गैस है। तो इसके फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट होगा कोई कांस्टेंट ज़रबे गैस की शक्ल में मौजूद पानी की कॉन्सेंट्रेशन। तो बैकवर्ड रिएक्शन का रेट होगा कोई कांस्टेंट ज़रबे H2 की कॉन्सेंट्रेशन ज़रबे CO की कॉन्सेंट्रेशन। अगर इक्विलिब्रियम रिएक्शन हो तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो इसको यहाँ लिख लेते हैं ऐसे। तो KF/KR यानी फॉरवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट तकसीम करेंगे बैकवर्ड रिएक्शन के कांस्टेंट से तो आपको मिलेगा ये, यानी हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन तकसीम पानी की कॉन्सेंट्रेशन। तो अब हम इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कह देते हैं क्योंकि ये सिर्फ दो किस्म के कांस्टेंट ही तो है। तो अब हमें पता चल गया है कि इक्विलिब्रियम में हमें सॉलिड को निकाल देना क्यों जरूरी है। तो आपको हेट्रोजेनियस इक्विलिब्रियम में दो चीजों को नजरअंदाज करना होता है, एक तो सॉल्वेंट और दूसरा सॉलिड। तो जब आगे हम इस बारे में सवाल हल करेंगे तो इस बात का ध्यान रखना अब आपकी जिम्मेदारी होगी।